स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से आपके सामने समाज में हो रहे अपराध को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपराध की एक और अनसुनी यात्रा। युद्ध हो या गृह युद्ध, आतंकवादी घटनाएं हो या मारकाट, इनमें सबसे ज्यादा क्षति होती है तो महिलाओं की, क्योंकि इस स्थिति में उनका सहारा तो छिनता ही है, धन और इज्जत भी लुट जाती है। हेलो, मैं व्हाइट हाउस वाशिंगटन से बोल रहा हूं। यस प्लीज। फोन व्हाइट हाउस से है। ये जानकर रिसीव करने वाला थोड़ी खुशी, थोड़ी दहशत और थोड़ी बेचैनी में अटपटा सा गया। आप कायला मुलर के फादर बोल रहे हैं ना? फोन करने वाले ने दर्द भरी बेचारगी के साथ पूछा। जी हां। सॉरी सर, व्हाइट हाउस आपके दुख में बराबर का हिस्सेदार है। कायला मुलर अब इस दुनिया में नहीं रही। बर्बर आईएएस ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। पूरा अमेरिका इस दुख में डूबा हुआ है। राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट में संकल्प लिया है कि जिन लोगों ने कायला को कायरों की तरह मारा है, ये देश उन दरिंदों से अपनी प्यारी बेटी का बदला जरूर लेगा। इतना कहकर फोन करने वाले व्हाइट हाउस के उस अधिकारी ने फोन काट दिया था, क्योंकि उसे सूझ ही नहीं रहा था कि वो आगे क्या कहे। शायद वो ये भी जानता था कि वो जो कुछ भी कहेगा वो पीड़ित परिवार के दुख को और बढ़ाएगा। दरअसल बीते कुछ दिनों से कायला मुलर के घर वाले काफी परेशान थे। इधर कुछ दिनों से पूरी दुनिया में अपनी बर्बरता से खौफ पैदा करने वाले आईएसआईएस का कहना था कि जॉर्डन की सेना ने उसके लड़ाकों को मारने के लिए उस पर जो हवाई हमले किए थे, उसी से कायला की भी मौत हो गई थी, जो पिछले काफी दिनों से उसके कब्जे में थी। और प्राप्त जानकारी के अनुसार ये आतंकी उसे लोहे के पिंजरे में बंद करके रखते थे और बारी बारी से सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल करते थे। अमेरिकी प्रशासन ने कायला के मारे जाने के आईएसआईएस के दावे पर यकीन नहीं किया था, इसलिए 26 वर्षीय युवती कायला के परिवार वालों को तमाम आशंकाओं के बीच भी उसके जीवित होने की थोड़ी उम्मीद थी। लेकिन 9 फरवरी 2015 को व्हाइट हाउस के उस फोन ने कायला के घर वालों की तमाम उम्मीदों पर एक झटके में पानी फेर दिया था। 9 फरवरी को जब कायला की हत्या की सूचना दी गई तो मुलर परिवार बिलख पड़ा था। लगभग 6 महीनों में बर्बर खौफ का पर्याय बने इस संगठन द्वारा ये 27वीं ऐसी बर्बर हत्या थी जिसमें ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारा गया था जो न तो इस दरिंदे संगठन से लड़ रहे थे और न ही उसे चुनौती दे रहे थे। ये सभी तो बस मानवीय गरिमा का फर्ज अदा कर रहे थे। लेकिन इस दरिंदे संगठन ने ऐसे सॉफ्ट टारगेटों को खौफनाक ढंग से मौत के घाट उतारकर सनसनीखेज सुर्खियां तो हासिल की ही है, साथ ही दुनिया भर में अपने खौफ का भी विस्तार किया है। अब तक इस इस्लामिक संगठन ने 21 पत्रकारों और 6 सताए लोगों की मदद कर रहे मानवीय कार्यकर्ताओं की हत्या की है। कायला मुलर भी इंसानियत के नाते सताए लोगों की मदद करने के लिए मध्य पूर्व गई थी, लेकिन वो आईएस के चंगुल में फंस गई। कायला को श्रद्धांजलि देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, वो अमेरिका के सबसे अच्छे गुणों का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्हीं के चलते हम सब अमेरिकियों का सिर आज गर्व से ऊंचा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने आईएस को कायला का हत्यारा कहा है और जॉर्डन ने भी आईएस के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि कायला की मौत के लिए कायर बगदादी के दहशतगर्द जिम्मेदार है। गौरतलब है कि आईएस ने अगस्त 2013 में कायला को सीरिया से अगवा किया गया था। ये वो समय था जब ये बर्बर संगठन क्रूरता और बर्बरता में अलकायदा को पीछे छोड़कर दुनिया के दिलो दिमाग में अपनी दहशत भर चुका था। अमेरिका ने बीते साल गर्मियों में कायला और अन्य अमेरिकी बंधकों को रिहा करवाने के लिए सैन्य ऑपरेशन भी चलाया था, लेकिन वो नाकाम रहा। 2 दिन पहले ही आईएस के लड़ाके उस ठिकाने को छोड़कर जा चुके थे। कायला मुलर आईएस की कैद में मारी गई चौथी अमेरिकी नागरिक थी। उनसे पहले आईएस 3 अमेरिकी पत्रकारों की भी हत्या कर चुका था। कायला के रिश्तेदार और दोस्त ही नहीं, दुनिया भर के अपरिचित लोग भी स्तब्ध हैं कि कैसे एक खूनी संगठन दुनिया से इंसानियत को खत्म करने पर तुला है। कायला मुलर एक भावुक युवती थी जो युद्ध की मार झेल रहे सीरिया में आम लोगों की परेशानी से विचलित थी। अमेरिका में किशोरावस्था से ही मानवीय कार्यों में जुट जाने वाली कायला सीरियाई शरणार्थियों की मदद करना चाहती थी। अगवा होने से पहले अपने ब्लॉग में उन्होंने लिखा था, हर इंसान को हरकत में आना चाहिए, उन्हें इस हिंसा को रोकना चाहिए। लेकिन दुनिया का सबसे खूंखार संगठन बन चुका आईएसआईएस भला मानवता की इस बात को कैसे समझ सकता था, जो लाशों को गिनकर खुश होता है, जो पत्रकारों का जानवरों की तरह बेरहमी से गला रेतता है। ये संगठन वास्तव में जून
2014 में बना एक अमान्य राज्य तथा इराक एवं सीरिया में सक्रिय जिहादी सुन्नी सैन्य समूह है। अरबी भाषा में इस संगठन का नाम है अल दौलतुल इस्लामिया फिल इराक वल शाम, जिसका हिंदी में मतलब है इराक एवं शाम का इस्लामी राज्य। शाम सीरिया का प्राचीन नाम है। ISS अर्थात इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरियाज के अलावा भी इस बर्बर संगठन के पहले कई अन्य नाम रहे हैं, जैसे ISIL, दाइश आदि। ISS नाम से इस संगठन का गठन अप्रैल 2013 में हुआ। इब्राहिम अव्वल अल बदरी उर्फ अबू बकर अल बगदादी इसका मुखिया है। शुरू में ये अलकायदा का ही एक विस्तृत अंग था, जिसकी वजह से अलकायदा ने भी इसका हर तरह से समर्थन किया। लेकिन बाद में अलकायदा इस संगठन से अलग हो गया, पर अब ये अलकायदा से भी अधिक मजबूत और क्रूर संगठन के रूप में जाना जाता है। विशेषकर औरतों के मामले में इस संगठन की दरिंदगी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक किसी भी इस्लामिक संगठन ने और नई दुनिया के किसी भी कोने में सक्रिय किसी गैर इस्लामी संगठन ने कभी खुल्लम खुल्ला लोगों से ये नहीं कहा कि उसे सेक्स के लिए महिलाएं उपलब्ध कराई जाएं। लेकिन इस संगठन ने तो न केवल ये फरमान जारी किया है, बल्कि इराक के जिन शहरों में इसने कब्जा किया, उन शहरों की सैकड़ों गैर सुन्नी महिलाओं को सेक्स गुलाम की तरह इस्तेमाल किया है। ये संगठन इतना क्रूर है कि इसकी गतिविधियों के सामने क्रूरता की अब तक की सारी परिभाषाएं बहुत संवेदनशील और मानवीय लगने लगी है। ये महज महिलाओं के मामले में ही बर्बर नहीं है, लूट खसोट के मामले में भी इसका कोई सानी नहीं है। शायद इसीलिए ये दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन है। इसका अपनी गतिविधियों के संचालन का बजट $2 अरब सालाना है। पिछले साल 29 जून 2014 को इसने अपने मुखिया को विश्व के सभी मुसलमानों का खलीफा घोषित किया था और धमकी भी दी थी कि जिसने उसके फरमान को न मानने की जुर्रत की, उसे दुनिया से दफा कर दिया जाएगा। विश्व के अधिकांश मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को सीधे अपने राजनीतिक नियंत्रण में लेना इसका घोषित लक्ष्य है। इसके लिए इसने सबसे पहले लेवेंट या लेवांट क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने का अभियान चलाया था। पुराने समय में लेवांट उस इलाके को कहा जाता था जिसमें आज सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन आते हैं। लेवांट एक ऐसे इलाके के रूप में जाना जाता है जहां दुनिया के लिखित इतिहास में सबसे अधिक खूनी संघर्ष हुए हैं, जिसके अंतर्गत जॉर्डन, इजराइल, कुवैत, फिलिस्तीन, लेबनान, साइप्रस तथा दक्षिणी तुर्की का कुछ भाग आता है। ISIS के लड़ाकों की संख्या करीब 1 लाख है। शुरू में ये बमुश्किल 10,000 थे, लेकिन मिली जबरदस्त कामयाबियों के बाद दुनिया भर से कट्टरपंथी मुस्लिम युवा इसमें भर्ती होने के लिए आकर्षित हुए हैं। इराक के मोसुल शहर पर कब्जा करने के बाद इसकी ताकत एकदम से बढ़ गई है। इस संगठन के लड़ाकों ने हेलीकॉप्टर और टैंकों के साथ वे तमाम आधुनिक हथियार भी हासिल कर लिए हैं जो अमेरिका ने कभी इराकी सेना को दिए थे। दरअसल इराकी सैनिक बिना लड़े ही मोसुल से भाग खड़े हुए थे, जिसकी वजह से इस दुर्दांत संगठन के आत्मविश्वास में ही नहीं, ताकत में भी जबरदस्त इजाफा हुआ, वो भी बिना कुछ गवाए। क्योंकि जो इराकी सैनिक इनसे डरकर भाग खड़े हुए थे वे लगभग 30,000 के करीब थे और ISIS के सुन्नी लड़ाके महज 800। इसी से उत्साहित होकर इन लड़ाकों ने मोसुल की बैंकों से करीब $42 करोड़ की नकदी लूट ली थी। हालांकि अलकायदा ने खुद को अब ISIS से अलग कर लिया है, लेकिन शियाओं पर हमले करना दोनों संगठनों की रणनीति रही है। इसलिए आम सुन्नी मुसलमानों में भी इस संगठन के प्रति काफी सहानुभूति है। एक जमाने में किसी और नाम से ISIS अलकायदा का सहयोगी संगठन था, जो पूरे मध्य पूर्व में और हर उस देश के खिलाफ जिहाद करते थे जो उनके मुताबिक काफिर है। ISIS के मुखिया अबू बकर अल बगदादी को आज का तैमूर लंग कहा जाए तो लगेगा कि तैमूर भला आदमी था। कहा जाता है कि तैमूर इतिहास के सबसे जालिम आक्रमणकारियों में से एक था। 1338 में जब उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तब 1 लाख लोगों को मरवा दिया था। अब वही सब अबू बकर कर रहा है। जब उसके लड़ाकों ने इराक के शहर तिक्रित पर कब्जा किया था, तो वहां जबरदस्त मारकाट मचाई थी। लगभग 50 लाख लोग शहर छोड़कर भाग गए थे। पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने मध्य पूर्व में ISIS की तेजी से फैली इस जहरीली ताकत से निपटने के लिए नाटो देशों से बात की थी और स्वयं अपने बलबूते पर इराक में 300 सैनिक भेजे थे, जिनका मकसद अमेरिकी दूतावास और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा करना था। इसके बाद दूसरे दौर में अमेरिकी मदद के तहत 1600 सैनिक भेजे गए थे।
आईएसआईएस की ताकत का अंदाजा शायद शुरू में अमेरिका और गठबंधन देशों को नहीं हुआ, लेकिन अब कायला की हत्या के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कहना कि एक जिम्मेदार देश के मुखिया के नाते हम धरती पर कहीं भी इस तरह की अराजकता और मानवता को बंधक बनते नहीं देख सकते। दरअसल सीरिया से होता हुआ आईएसआईएस का काफिला इराक में जब से दाखिल हुआ है और जिधर भी गया है, अपने पीछे खौफ, कहर और बर्बरता के निशान ही छोड़ता गया है। इसलिए आज पूरी दुनिया इस दरिंदे संगठन के विरुद्ध एक हो रही है, जिसने समूची मानवता को बंधक बना लिया है। आईएसआईएस एक ऐसा संगठन है जो बेकसूर पत्रकारों के कैमरे के सामने इस तरह बर्बरता से गर्दन हलाल करता है जैसे बकरे की कुर्बानी दी जा रही हो, जो विज्ञान, इतिहास, सामाजिक विषयों और अर्थशास्त्र की हजारों किताबें ये कहकर जला देता है कि इसी ने युवाओं को इस्लाम से विमुख किया है, जो लड़कियों की 7 से 9 साल की उम्र में भी शादी को मंजूरी देता है और 16 साल तक हर हाल में शादी करने की हिदायत देता है, जो खुलेआम अपने लड़ाकों को सेक्स के लिए महिलाओं की मांग करता है और साफ चेतावनी देता है कि अगर उसकी बात अनसुनी की गई तो खैर नहीं। आखिर ऐसे अमानवीय और बर्बर संगठन के प्रति लड़कियां इस कदर सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखती हैं? उसमें शामिल क्यों होना चाहती हैं? इसके लिए उनमें दीवानगी क्यों है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों पश्चिमी देशों के समाजशास्त्रियों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि दी इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक डायलॉग के एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार सीरिया या इराक जाने वाले करीब 3000 यूरोपीय युवाओं में 500 से ज्यादा युवतियां शामिल हैं। इनमें कुछ किशोर उम्र की हैं तो कुछ भले अपवाद के ही तौर पर हो 50 पार की प्रौढ़ महिलाएं हैं। बिकमिंग मुलान नामक इस रिपोर्ट के मुताबिक वास्तव में ये तमाम महिलाएं, फिर चाहे वे जिस उम्र समूह से रिश्ता रखती हों, इस बात से प्रभावित है कि मुसलमानों के लिए एक नए इलाके का निर्माण हो रहा है, एक नई दुनिया बन रही है जहां किसी और के लिए कोई जगह नहीं होगी, यहां तक कि मुसलमानों में गैरसुन्नियों के लिए भी नहीं। इसीलिए तमाम सुख सुविधाओं में पली बढ़ी पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका और इंग्लैंड की लड़कियां रोमांचित हैं। जाहिर है वे उस सपने का हिस्सा होना चाहती है, यहां तक कि युद्ध के मोर्चे पर डटकर भी। सवाल है कि ये महिलाएं क्या दिमागी रूप से बीमार हैं? समाजशास्त्रियों की माने तो कुछ कुछ ऐसा ही है। इनमें से कई महिलाओं का व्यक्तित्व कई हिस्सों में बंटा सा लगता है। ऐसी कुछ महिलाएं जिनके बारे में माना जाता है कि वे इस वक्त सीरिया या इराक में हैं, और उनके ट्विटर या फेसबुक अकाउंट को देखने पर यह बात साफ प्रतीत होती है, क्योंकि ये महिलाएं जहां एक पल को किसी फिल्म से संबंधित कोई बात कहती है या अपने पालतू कुत्ते के बच्चे के साथ अपनी वाल पर तस्वीर लगाती है, वहीं दूसरे ही पल वे किसी सार्वजनिक जगह पर आईएस के लड़ाकों की किसी का सिर काटते या नृशंसता से पेश आने वाली तस्वीरों को पोस्ट कर रही होती है। सवाल है कि आखिर ये महिलाएं ऐसा क्यों कर रही हैं? इस बहुचर्चित हो रही बिकमिंग मुलान रिपोर्ट के मुताबिक वास्तव में ये महिलाएं भी वही चाहती हैं जो इन दिनों आईएसआई की तरफ आकर्षित दुनिया भर के, खासतौर पर पश्चिम के युवा मुस्लिम चाहते हैं, या कहीं जिन बातों से मुस्लिम युवक प्रेरित हैं उन्हीं से ये महिलाएं भी प्रेरित हैं। मुस्लिम युवाओं की तरह ही ये मुस्लिम महिलाएं भी आईएसआईएस की खलीफा के शासन की स्थापना, पश्चिम से नफरत, पहचान की तलाश जैसे वैचारिक कारणों से प्रेरित है। आईएस के आतंकियों के कब्जे वाले इलाके में, ऐसे ही अफगानिस्तान या बाल्कन में सक्रिय कट्टरपंथियों से इसलिए भूमिका बिल्कुल अलग है, क्योंकि आईएस के आतंकी यहां एक राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे हैं, इसलिए यहां स्थानीयता के साथ कोई टकराव नहीं है। इसीलिए ये गतिविधि आतंक के मनोविज्ञान से ऊपर उठकर एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा हो जाती है। इसीलिए इसमें भाग लेते हुए महिलाएं भी इतिहास रचने वालों में शामिल होना चाहती हैं, फिर चाहे भले ही लड़ाकों के लिए सेक्स परोस कर या उनके लिए घर की देखरेख करके ही क्यों ना ये संभव हो। सच तो ये है कि ज्यादातर महिलाएं अपनी भूमिका घर की देखरेख करने वाले के तौर पर ही देख रही हैं। इसीलिए ये महिलाएं जिहादियों को अपने पति के रूप में चुन रही हैं। कुछ महिलाओं के सोशल मीडिया अकाउंट के अनुसार जिहादी लड़ाके से शादी करने पर उन्हें घर इत्यादि की सुविधाएं मिलती है, यानी इस उन्माद में आर्थिक असुरक्षा भी एक कारण है। इन महिलाओं की मंशा को उजागर करने वाली कई वेबसाइटों के मुताबिक सीरिया में होने का दावा करने वाले कुछ लोग खलीफा के राज्य में शादी की संभावना से जुड़े सवालों का जवाब देते हैं। हालांकि इनमें से कई शादियां ज्यादा समय तक नहीं चलती, क्योंकि उनके पति लड़ाई में मारे जाते हैं। ऐसे में ये महिलाएं
ट्विटर पर अपने पतियों के शहीद हो जाने की घोषणा करती है। आईएस से तेजी से जुड़ रही ये महिलाएं एक मामले में पुरुषों से काफी हद तक अलग हैं कि इनमें से ज्यादातर ने इस्लाम में धर्मांतरण किया है, यानी ये जन्म से मुस्लिम नहीं थी, इसलिए ये इस्लाम से बहुत गहरे तक वाकिफ भी नहीं है। शायद यही इस सवाल का जवाब भी है कि कम उम्र की लड़कियां ऐसा माहौल क्यों स्वीकार करना चाहती है। असली सवाल इनके इस्लाम की तरफ झुकाव का है। आईएस की तरफ तीव्रता से आकर्षित ज्यादातर लड़कियों की उम्र 16 से 25 साल के बीच है। इस्लाम ग्रहण करने वाली इन ज्यादातर लड़कियों को इस्लाम धर्म के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। वास्तव में इन्होंने इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च किया होता है, जैसा आम लोग करते हैं। उन्होंने यूट्यूब पर ऐसे वीडियो देखे होते हैं जिनमें अतिशयोक्तिपूर्ण दावे किए गए होते हैं। धर्म के बारे में जानने के लिए उनके पास यही एक आधुनिक और आसान रास्ता होता है। ऐसी लड़कियां न कभी मस्जिद गई होती है, न किसी लाइब्रेरी। वे पूरी तरह यूट्यूब, गूगल, सोशल मीडिया पर निर्भर होती है। इसीलिए ये इस्लाम की संवेदनशीलता से परिचित नहीं होती। ऐसे में ये अपना भी नुकसान करती है और इस्लाम को भी बदनाम करती है। खैर, जो आकर्षित हैं, उनकी बात छोड़ दी जाए तो चाहे युद्ध हो या आतंकवादियों द्वारा किए गए जगह जगह विस्फोट, ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं का ही होता है। उनके पति और बच्चे तो मारे ही जाते हैं, उन्हीं की अस्मत भी लुटती है। वे बेसहारा जीवन जीने के लिए मजबूर होने के साथ ऐसा कलंक भी ले लेती है जो उन्हें न मरने देता है न जीने।